नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। बस कुछ घंटे और इसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2024 में सरकार किसकी बनने जा रही है। वैसे तो एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन एग्जिट पोल कितने सही होंगे ये 4 जून को ही पता चलेगा। हालांकि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए उनसे इतना तो साफ हो गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें उन मुद्दों का अहम रोल होगा जो उसने इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए उठाए थे। फिर चाहे बात मंगलसूत्र की हो या संपत्ति कर की, इस बार राम मंदिर भी अहम मुद्दा था। तो वहीं यह भी माना जाएगा कि कांग्रेस के संविधान, जाति जनगणना जैसे मुद्दे का असर जनता पर नहीं हुआ। खैर, लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ साफ करने वाले हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर 2024 की लड़ाई लड़ी गई और कैसे चरण दर चरण मुद्दे बदले, इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की जंग रही जोरदार। 2024 में कौन बनाने जा रहा सरकार? बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं छोड़ी कोई कसर। किन मुद्दों का जनता पर हुआ असर? 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही रोचक रहा। प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के कई सियासी रंग देखने को मिले। जनता को लुभाने के लिए दोनों ही दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हर मुमकिन कोशिश की वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। कैसे? पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक मुद्दे बदलते गए। उनको यूं समझिए, पहले चरण में मोदी की गारंटी, विकसित भारत, परिवारवाद, राम मंदिर, 370 यूसीसी, सीएए जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान में थी, तो कांग्रेस ने इसका जवाब न्याय दिलाने, महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, हर साल 1 लाख रुपए की गारंटी के साथ दिया। साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। कितना बड़ा संकट का वो काल था, वो दिन थे तब आपका बेटा दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात आपकी चिंता करता था। और इसलिए मैंने तय किया था, संकट कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया, और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के इन मुद्दों का असर वोटर्स पर उतना नहीं पड़ा जितनी उम्मीद थी। लिहाजा वोटिंग परसेंटेज गिरा है और इसके बाद दूसरे चरण से माहौल बदलना शुरू हो गया। दूसरे चरण में बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर संपत्ति कर का मुद्दा उठाया। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह के बयान को याद दिलाया कि कांग्रेस मुसलमानों को आपका हक दे देगी। मंगलसूत्र छीनने जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही संविधान बदलने का मुद्दा उठाती दिखी। बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को संविधान से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है,
उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। दूसरे चरण के मतदान तक कई ऐसे मुद्दे उठ चुके थे जिसने प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा दिया। फिर तीसरे चरण में इन मुद्दों ने और धार पकड़ी। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के जवाब में पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने का मुद्दा जोर शोर से उठा। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह समेत कई लोगों ने इस दौरान ईवीएम को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इन मुद्दों का नतीजा ये रहा कि तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। इसके बाद चौथे चरण में औरंगजेब, वोट जिहाद, 2 पत्नी 2 लाख, पाकिस्तान और अडानी अंबानी का मुद्दा भी गूंजा, जिस पर बाद में सियासत भी जमकर हुई। साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। मोदी की गारंटी परिवारवाद, न्याय, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर शुरू हुई लोकसभा की जंग खत्म होते होते मंगलसूत्र, मुसलमान, वोट जिहाद, विरासत टैक्स और संविधान पर आई थी। दरअसल पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान निचले पायदान पर रहा। मतदाता खुलकर मतदान के लिए बाहर नहीं निकलता था। लिहाजा सियासतदान ये समझ चुके थे कि जब तक उसके दिल को छू लेने वाले मुद्दे नहीं आएंगे, मतदाता वोट करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। और फिर क्या था, निराशाजनक मतदान के बाद मुद्दों की गूंज हुई और मतदान प्रतिशत भी बढ़ने लगा। हालांकि इन मुद्दों का असर वोटर्स पर कितना पड़ा, किसके मुद्दों पर
जनता ने भरोसा जताया, इन तमाम सवालों के जवाब तो 4 जून के नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं, टीकाराम कोष्टा कांग्रेस नेता हैं और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। हमने तमाम मुद्दे दिखाए पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक के। ना 2014 जैसा माहौल था, ना 2019 जैसा राष्ट्रवाद का उबाल जो कि मतदाताओं को घर से निकाल सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी हम एग्जिट पोल को ही परिणाम मान लें तो वो कौन से मुद्दे थे जिस पे जनता ने बीजेपी और एनडीए को भरपूर समर्थन दिया? अनम्यूट करना पड़ेगा शर्मा जी, आपकी तरफ से म्यूट है। सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी है। जब इस चुनाव की घोषणा हुई थी, उसी चुनाव की घोषणा के समय नरेंद्र मोदी का नाम आमतौर पर इस बात को लेकर के लिया जा रहा था कि हम उनको वोट देंगे, ऐसा करके आम जनता में रिएक्शन आना शुरू हो गए थे पहले ही दिन से। धीरे धीरे और गति बढ़ी। जब हम टीवी चैनल्स के लोग और मीडिया के लोग जाते थे विभिन्न क्षेत्रों में और जब लोगों से बात करते थे, तो यदि आपने 100 लोगों से बात की है तो 85 लोग ऐसे होते थे जो आपको खुल करके ये कहते थे कि वोट मोदी। केवल 5 या 7 लोग ऐसे होते थे जो ये कहते थे कि हम राहुल गांधी को वोट देंगे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो ना करते थे और कुछ लोग मुस्कुरा के चले जाते थे। मुस्कुरा के चले जाने वाले भी मुझे लगता है वो मोदी के समर्थक ही हुआ करते थे। लेकिन पहली बार मैंने 7 चुनाव कवर किए हैं, विधानसभाओं के और लोकसभा के 7 से 8 करे जी। उसके अंदर मैंने इन चुनावों में एक चीज महसूस करी है कि मुखरता से पहले ही दिन कह देने का चलन इस चुनाव में देखा है। इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा स्मरण सुनाता हूं कि हम गए होशंगाबाद, लोकसभा चुनाव था, जहां प्रभु जी को मालूम है कि चुनाव लड़ रहे थे अर्जुन सिंह जी और उनके सामने बीजेपी से सरताज सिंह चुनाव लड़ रहे थे। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अर्जुन सिंह को कोई हरा देगा, क्योंकि अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के चाणक्य और टॉप क्लास के लीडर माने जाते थे। तो होशंगाबाद में जब हम गए तो हमने उन जगह पर जाकर के बातचीत करना शुरू करी जहां से मतदाता की मतदान की प्रतिक्रिया आती है। तो हमने अपने संपादक से कहा कि वो अर्जुन सिंह जी का चुनाव जीतना कठिन है, तो उन्होंने कहा कि इस टाइप की खबर लिख मत देना, बेइज्जती हो। फिर उसमें जो खबर उन्होंने बनाई उसमें एक लाइन ये डाली, केवल एक लाइन प्रभु जी, और उसमें ये लिखा कि जो सामान्य जन से बात करने की कोशिश की उसका कहना यह था कि सरताज सिंह जी को क्यों हराया जाए। अर्जुन सिंह हारेंगे ऐसा नहीं लिखा, क्यों हराया जाए, सरताज सिंह को क्यों हराया जाए। और चुनाव परिणाम आए तो उसका आपको सबको मालूम है कि सरताज सिंह जी चुनाव जीते और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता चुनाव हार गए। तो चुनाव के अंदर मुखरता मैंने उन सारे अवसरों में इस तरह की हम बातचीत कर। दूसरा, मैं आपके सामने, क्योंकि 3 पत्रकार भी साथ बैठे हैं हम लोग, तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि पहले लोग जो है इशारे करते थे, अब चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। तो हमको जाकर के ये पूछना पड़ता है कि भाई साहब आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, तो जिस व्यक्ति को वो पसंद करता है उस कैंडिडेट का नाम पहले लिख देता है। यदि कांग्रेस के किसी व्यक्ति से पूछा तो वो तत्काल प्रभाव से अपने कैंडिडेट का नाम बताएगा कि कांग्रेस से, भोपाल की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। जो भाजपा को वोट देने वाला होता है वो तत्काल कहेगा आलोक शर्मा लड़ रहे हैं। तो एक रास्ता ये निकाला गया कि भाई जो ज्यादा देर नाम लेगा, जिसका भी, अरुण श्रीवास्तव का ले, आलोक शर्मा का ले, वो काउंटिंग मान लो और इस प्रकार का अपन मेथड निकाल। इन सब प्रयासों के बीच में पहली बार हमें ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी का नाम खुल करके लिया गया। कोई भाजपा का नाम नहीं ले रहा था कि हम भाजपा को वोट देंगे, सब कह रहे थे नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। ये सब बड़ी संख्या थी। दूसरी बात एक और है, 5 चुनाव तक, जैसे हम सब लोग चर्चा में 1-2 बार बोल चुके, 5 चुनाव तक विपक्ष कहीं भी नहीं था। विपक्ष कहीं नहीं था। विपक्ष ये कहीं नहीं पा रहा था कि वो चुनाव में दमदारी से लड़ना चाह रहा है। लोग प्रचार नहीं कर रहे थे। यदि मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल के रूप में देखें तो दिग्विजय सिंह जी जैसे दिग्गज नेता राजगढ़ में उलझे थे और कमलनाथ जी जैसे दिग्गज नेता उधर उलझे थे। लेकिन बाकी के बीजेपी के सारे लोग इधर उधर जाकर के बात कर रहे थे।
ये एक दूसरा जो है हमको इसमें दिखाई दिया। तीसरा जो है, पहली बार एक चीज हमने महसूस की है कि चुनाव प्रचार में जो स्तर है वो दोनों पक्षों की तरफ से नीचे गया है। यदि प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री के लेवल का शब्द नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इस पर शोध करना चाहिए। और इसके बाद ये यदि मान लो नीचे का शब्द दे करके और विपक्षी नेताओं को, जो युवा नेता हैं, मैं तो कहता हूं सेकंड पीढ़ी हैं, पिता के मतलब उत्तराधिकारी हैं, जो उत्तराधिकारियों के द्वारा उसी पर खेल करवा लिया गया और भाषा की गिरावट को निरंतर ले जाया गया, कहीं उसके पीछे भी राजनीतिक कारण न हो। तो मुझे ये लगता है इस चुनाव में ये 4-5 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रहे कि लोगों ने मानस बना लिया था। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो तथ्यात्मक है, जिसको अपन ये कहें कि भाई अपन सब लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव में तीसरी बार यदि बहुमत की सरकार बनती है, सरकार तो ठीक है बन जाएगी, लेकिन बीजेपी स्पष्ट बहुमत ले जाती है, तब जवाहरलाल नेहरू जी वाला रिकॉर्ड टूटने की बात आ रही है। इस रिकॉर्ड के साथ मैंने कल से मैं इस पर देख रहा था, तो बहुत स्पष्ट बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय पहला चुनाव हुआ 1951 और 52 में, और उस 51 और 52 वाली स्थिति में नेहरू जी को 364 सीटें मिली थी। दूसरा जो चुनाव 57 में हुआ उसमें 371 सीटें मिली थी नेहरू जी को, जिसमें 64 से 7 बढ़ करके आई थी। और 67 में जो चुनाव हुआ उसमें 361 सीट आई थी, यानी कि जो 52 में चुनाव हुआ था उसमें उससे 3 कम हो गई थी। 57 की बात छोड़ दीजिए। तो बढ़ते क्रम में यदि नरेंद्र मोदी ले जाते हैं कि 282, 303 और 303 से 304 भी यदि हो जाती हैं, तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। एक बात तो एक ये नेहरू जी से अतिरिक्त होगा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, नेहरू जी आजादी के आंदोलन के महानायक थे, उनको कोई नीचा नहीं दिखाने वाला प्रश्न नहीं है। मैं केवल राजनीतिक विषयों पर बात कर रहा हूं। नेहरू जी बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे शब्दों को उनके व्यक्तित्व से, उनके काम से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि नेहरू जी के लगातार जो 3 साल थे, वो 3 साल आजादी के आंदोलन के महानायक को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने के थे, इसलिए वो तीनों बार लगातार सरकार बना रही और बहुमत से सरकार बनाने की बात की। यहां 1991 से अभी तक मिलीजुली सरकारों का दौर जिस देश ने देखा, और एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि देश की राजनीति ऐसे स्थान पर जाकर के खड़ी हो गई थी जहां से निकाल करके लाना मतलब कांग्रेस का दौर था घटते क्रम में, यदि मोदी जी और सीटें बढ़ाते हैं तो बढ़ते क्रम में पहुंच जाएगा। तो कोस्टा जी, एक तो सब पर तमाम मुद्दों पर भारी पड़ा मोदी का चेहरा, मोदी का नेतृत्व और उनके काम कह सकते हो आप वैसा कोई नेतृत्व, कोई नेता सामने खड़ा नहीं कर पाए। दूसरा, वो तमाम मुद्दों पर भारी पड़े और इसके साथ साथ 5 चरणों में तो आपके नेता दिखे ही नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें तो अपने अपने घर में घिरे रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। 5 चरण के बाद कहीं होश आया कांग्रेस को कि नहीं हम भी मैदान में हैं, इसलिए मात खा गए। हेलो जी कोस्टा जी। हाँ, अभी बात चली है मोदी के चेहरा की, तो भैया वो मोदी की गारंटी का क्या हुआ जो 2014 में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? 10 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार? तो जनता की मोहर पे बात कर रहे हैं ना हम। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात कर रहा हूँ कि अभी जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि मोदी का चेहरा चल रहा है, तो भैया मोदी की गारंटी भी तो थी ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में आएगा। क्या हुआ भैया? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इस पर कोई बात नहीं हुई है, और हम बोल रहे हैं कि 400 पार कर रहे हैं। भैया ये मुद्दे घूम रहे थे और पब्लिक ने इन्हीं मुद्दों पर वोट किया है। और ये जो एग्जैक्ट पोल है ना, ये देख लेना आप, एक दिन की बात है, कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस ने पूरी तरह से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निष्ठा के साथ जनता की आवाज को बुलंद किया है और पब्लिक ने स्वीकार किया है, और उसके परिणाम भी हमको रुझान मिल रहे हैं। और हम निश्चित इंडिया गठबंधन पूरे देश में कम से कम 295 सीटें लेने जा रही है। ये मोदी
का जो टीवी है या मोदी का एग्जैक्ट पोल है, ये केवल उनके तक सीमित रहेगा और ये कल इनकी धुआं निकल जाएगा कल जब चुनाव परिणाम आएंगे। अच्छा, ये मोदी का एग्जिट पोल कहाँ से हो गए कोस्टा जी? अभी शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से एग्जिट पोल निकाले गए, पहले कौन सा तरीका अपनाते थे, अब मतदाता खामोश रहता है तो उससे किस तरह से बात करके निकाले जाते हैं। आपके पक्ष में नहीं आया तो आपने कह दिया कि मोदी का एग्जिट पोल है, लेकिन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तो दिखा दिए कि एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया था वो सटीक बैठा। एक राज्य में तो आपको नोटा से कम मिले। बेरोजगारी से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, समझे, महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहेंगे, उसके बावजूद भी अगर ऐसे परिणाम आएंगे ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन जनता को तो भरोसा होगा ना भाई, जनता कि रोजगार देने की प्रक्रिया चल रही है। आप पर भरोसा नहीं किया ना, आपके मुद्दों पर भरोसा नहीं किया, आपके नेता पे भरोसा नहीं किया ना कोस्टा जी। आपके मुद्दों पर आपके नेता पे भरोसा नहीं किया तो आप कहने लगे कि मोदी जी का एग्जिट पोल है। भाई देखिए, हमारे नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, पूरे चुनाव में समझ में आया। अच्छा, आप घटते क्रम में चले जा रहे हैं और तब उनको समझ में आ रहा है वो बढ़ते क्रम में। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही कोस्टा जी? चलिए, बड़ी खतरनाक स्थिति में है। देश की बात छोड़ देते हैं, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? मध्य प्रदेश में हम कम से कम 8-10 सीटें प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी एग्जिट पोल में नहीं है आपको 8-10 सीटें दी गई हैं। एग्जैक्ट पोल की तो हम बात ही नहीं कर सकते। एग्जैक्ट पोल तो वही है जो चुनाव के पहले चिल्ला रहे थे। वो 10 कौन सी सीट हो सकती है कोस्टा जी? 8 या 10 सीटें कौन सी हो सकती है वो? नहीं ब्रजेश जी, एक खास बात ये है कि 29 में से 8-10 सीटें जीतना भी बहुमत नहीं है। और वो तो 29 पर लड़ भी नहीं रहे ना शर्मा जी, वो तो 27 पर लड़ रहे हैं। हाँ भाई, नहीं, इंडी गठबंधन की अपन बात कर रहे हैं। यदि 29 में से आप कोस्टा जी के अनुसार 8-10 सीटें ले रहे हैं तब भी बहुमत नहीं हो, तो बहुमत से नीचे फिर भी रह गए। ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई है ना। और अब तो नहीं, मध्य प्रदेश खड़गे जी भी कह रहे हैं 400 पार नहीं जाने देंगे उनको। दावा करो तो बहुमत का करते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता हमारे साथ बैठते हैं, सब 12 से 15 बोलते हैं, आप कम कर रहे हो तो 12-15 मतलब बहुमत हो गया 29 में, तो कम से कम बोलो तो बहुमत का भैया। हाँ कोस्टा जी, जब बोलना ही है, जब कल्पना तो के थोड़ा बहुत क्यों खाना है तो फीके का खाओ, तब तो मीठे मीठे खा लो, अच्छा घी डाल के खा लो। 8-10 का तो हमने अनुमान बताया आपको, और बकाया जो साइड में है वो 4 तारीख को आ जाएगा परिणाम। तो मन के लड्डू में भी इतना कंजूसी क्यों करना कोस्टा जी? मेहनत करने में कंजूसी है तो मन के लड्डू भी तो अच्छे से होना चाहिए ना, मेवा भी खूब हो, उसमें घी भी खूब हो, और वो भी गाय का घी हो। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग हवा में नहीं उड़ते, जमीन पर सतह पे रहते हैं। और जमीन से जब जो जनता से बात होती है और जनता जिस तरह से परेशान थी हैं, तो रोज आज का युवा आपने कितनी चालाकी के साथ रेल वेल भेज दी। अच्छा, क्या हेर फेर कर लिया ये बताइए ना, क्या चालाकी कर ली? समाप्त कर रहे हो कोस्टा जी, क्या चालाकी कर ली, क्या हेर फेर कर लिया ये बताइए आप। भाई आरक्षण समाप्त कर रहे हो आप, जो कहां समाप्त कर रहे हैं? आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जनता ने, एग्जिट पोल बता रहे हैं। भाई एग्जैक्ट पोल की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने पब्लिक के बीच देखा है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम हम देखेंगे। कोस्टा जी, आप एग्जिट पोल पे बात मत कीजिए, एग्जिट पोल पर तो बात कर लीजिए। एग्जिट पोल कल आएंगे, एग्जिट पोल आ चुका है, उस पर बात कर लीजिए। भाई वो हम अब बता रहे हैं ना आपको कि भाई हमारे साथ जनता है और जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार किया है, क्योंकि उन मुद्दों से बहुत परेशान थी। 2 करोड़ लोगों का रोजगार का क्या हुआ? 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा कोस्टा जी बताइए, 2 करोड़ रोजगार का नारा कब का था? इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, कोस्टा जी 2 करोड़ रोजगार की बात कब की थी? 20% प्राइवेट किया, तो मतलब उतना तो उदाराक्षण समाप्त हो गया। पिछला चुनाव हो गया वो वाले मुद्दे पर, तो 80 पद कितने खाली पड़े रहेंगे। और हमने कांग्रेस ने तो स्पष्ट वादा किया है बेरोजगारों को कि हम सबसे पहले खाली पद भरेंगे और बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग के समय उनको 1 लाख रुपए देंगे, और महिलाओं को भी उनके सम्मान निधि घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन जो अनुमान बता रहे हैं वो तो तमाम मुद्दे आपके खारिज कर दिए जनता ने, आप पर भरोसा नहीं किया कोस्टा जी।
जो आपने वादे किए थे, आप कह रहे हैं आप पर जब भरोसा तक नहीं चुनाव किया। परिणाम नहीं आएगा हम बिल्कुल स्वीकार नहीं ठीक करेंगे। है, जब तक परिणाम नहीं आएगा स्वीकार नहीं करेंगे मंजरी जी वो, लेकिन स्तर तो गिरा है और प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय नेता को यदि मंगलसूत्र पर आना पड़ रहा है तो ये भी एक तरह से गिरावट आई है राजनीति में, और फिर आप विपक्ष को कैसे दोष दे सकते हैं? ये तो देश का पहला प्रधानमंत्री है जो इस तरह की मुद्रे की बात करता वो है। तो आप पर भी लागू होता है, आपके नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने अभी कहा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, झूठ तो आप ही बोलते हैं। चाहता हूँ नहीं कोष्टा जी, ऐसा नहीं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि अभी तक देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस चुनाव जीती है, ठीक, तो क्या विपक्ष आडवाणी और अटल जी क्या मुद्रा करते थे चुनाव हारने के बाद जनता के बीच जाके? बताएं, वो जवाब दें, किसके जवाब लिए ले बोल लेते रहे हैं? हैं, लेकिन स्तर तो आप लोगों का भी ठीक नहीं रहा, हम तो दोनों से ही पूछ रहे हैं। दीजिए मंजरी जी जवाब। हमारा स्तर कहीं ऐसा कुछ नहीं रहा और कांग्रेस ने हमेशा संयम से काम लिया है। ठीक है, और आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं कोष्टा घमंड जी, नहीं किया। फिर मौका दूंगा जो आज दूसरे जिस चरण तरह से घमंड आ की रहा हूं। राजनीति की जा रही है और विपक्ष को डर जिस गए तरह आप से तो, आरोप कह रहे लगाए धमकी जाते दी हैं। जा रही है, आप तो अंग्रेजों से नहीं डरने वाले लोग थे, अब डर डर के पार्टी बदल रहे हैं, तो हम क्या करें उसमें? मंजरी जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए जयेश जी, इसमें जो हमारे एग्जिट पोल आए कल परसों सॉरी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि जनता ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, विकास, देश की संप्रभुता को वोट किया है। तो अगर हम देखते हैं कि जब हम कोई काम इस देश के लिए ईमानदारी से, साफ गोई से, जनता के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जब हम काम करते, जनता भी उसी दिल से आकर वोट करती है पोलिंग बूथ पर। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, मोदी जी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया, तो उसका परिणाम है कि आज एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। तो एग्जिट पोल से पहले भरोसा नहीं था क्या मंजरी जी आपको कि इस तरह के परिणाम आएंगे? जो आप मंगलसूत्र पर चले गए, आप भैंस चोरी पर चले गए, भैंस ले जाएंगे आपका, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा तक पे चले गए, क्यों जाना पड़ा आपको जब आपको भरोसा था गारंटियों पर? बिल्कुल गारंटी पर भरोसा था, लेकिन जब आप विरासत टैक्स की बात करेंगे इस देश के अंदर, तो हमें भी तो अपनी बात रखना पड़ेगी। मंगलसूत्र की बात तो एक उदाहरण के रूप में थी, उसको मुद्दा बनाने का काम किया कांग्रेस ने। देखिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह नकारात्मकता से भरी रही पूरे चुनाव के दौरान, और अभी भी देखिए ये चैनल पर बैठकर किस तरीके से नकारात्मकता के भाव से बात कर रहे हैं अभी भी। और मैं समझती हूँ जब हम कोई भी काम नकारात्मकता के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी नकारात्मक ही आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, जब वो दो सांसदों की पार्टी थी, तब भी हमने सकारात्मकता के साथ एक एक सीढ़ी चढ़ते गए और जनता के पक्ष में काम करते गए। इस देश को, राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए जिस तरीके से हमने काम किया उसको जनता ने देखा। जनता ने ये देखा कि जो मोदी जी ने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हमारा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हमने वो काम करके दिखाया। हम कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां रामलला का जन्म हुआ है, तो हमने वो करके दिखाया है। हमने कहा था कि जनता को हम गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, तो आज हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं। 80 मान ली करोड़ ना आपकी बात, आपके वादों पर, आपकी गारंटियों पर जनता ने भी मोहर लगा दी मंजरी जी, लेकिन एक और चीज भी की है आपने कि भाषा का स्तर इन्हीं सालों में सर्वाधिक गिरा है, इससे पहले नहीं गिरा है। तो एक दाग आप पर भी है कि भाषा का स्तर इन 10 सालों में सर्वाधिक गिरा है कि प्रधानमंत्री तक मंगलसूत्र पे और मुजरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाषा का स्तर नहीं गिरा। जब भी हमने बात की है हमेशा अनुशासन में रहकर बात की है, लेकिन यदि विपक्ष किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप करता है, जनता को बरगलाने की बात करेगा, भ्रम फैलाने की बात करेगा, झूठे प्रोपोगंडा स्थापित करने की कोशिश करेगा, तो उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। जनता के सामने स्पष्ट तौर से हमें अपनी बात भी तो रखना पड़ेगी, और इनका चेहरे पर जो नकाब है उसको हटाने के लिए हमें अपनी बात रखना पड़ेगी। तो मतलब वो नेगेटिव बात करेंगे, झूठा प्रचार करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, तो वैसा ही आप करोगी मंजरी जी। वो झूठा प्रचार करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, तो वैसा ही आपकी पार्टी भी करेगी। आप तो चाल चेहरे चरित्र की बात करते हो ना, आप क्यों कर रहे हो उनके अनुसार? राजेश जी, हमने तो सच्चाई सामने रखी है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। विरासत टैक्स नहीं था ना घोषणा पत्र में,
मंगलसूत्र था घोषणा पत्र में। आपने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, हमने उस बात को रखा। आपने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को ओबीसी के दायरे में लेकर आएंगे, हमने उस बात को रखा। आपने तो किया भी, बंगाल में ऐसा हो चुका है, कर्नाटक में हो चुका है, आंध्र प्रदेश में आपने करने की कोशिश की, वो तो हाई कोर्ट ने आप उस पर रोक लगा दी। तो ये वो तो गुजरात में भी दे रहे हैं ना आप, अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों को आरक्षण गुजरात में भी मिल रहा है, संविधान के दायरे में ही मिल रहा है। तो आप भी तो भ्रम फैला रहे थे ना। हम फैला रहे थे, हमने तो सच्चाई सामने रखी ब्रजेश जी। आपने कहा कि विरासत टैक्स है, मंगलसूत्र ले लेंगे आपका, मुसलमानों को दे देंगे आपका। मंगलसूत्र वाली मैं स्पष्ट कर देती हूँ बात, बार बार ये क्वेश्चन आता है तो आज स्पष्ट कर देती हूँ इस बात को। जी कर दीजिए। बात ये थी कि यदि अगर विरासत टैक्स आता है तो हमारे घर में रखे हुए जो हमारी सासू माँ ने, हमारी माता और माता ने जो हमें, आप उसकी डेफिनेशन मत बताइए ना, आप वो बता रहे हैं, आप कह रहे हैं स्पष्ट कर देंगे। किसने बोला था वो कोई राहुल गांधी ने नहीं बोला था, कोई उनके घोषणा पत्र में नहीं था, किसी ने बयान दिया, आपने चिंदी की राई बना दी, राई का पहाड़ बना दिया, राई बना दी। आपकी जो मानसिकता है, जिस मानसिकता के साथ इस देश में कांग्रेस पार्टी काम करती रही, जिस मानसिकता के साथ बहुसंख्यकवाद को पीछे किया जाता रहा, हमने उसको स्पष्ट किया। जो बहुसंख्यकवाद के साथ कांग्रेस अन्याय करती आई, हमने वो स्पष्ट किया। जो गरीब के साथ कांग्रेस जो है वो अन्याय करती आई, सिर्फ नारा देती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। अभी कह रहे हैं 60 साल में तो ये गरीबी हटा नहीं पाए, अब कह रहे हैं खटाखट गरीबी एक दिन में, एक झटके में हट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें 60 साल जनता ने आपको मौका दिया था। चलिए ठीक है मंत्री जी, आपको तो काफी मौका दिया जनता ने इस देश की। ठीक। तो प्रभु जी, तमाम मुद्दे रहे, लेकिन इस बात का भी जिक्र होना जरूरी है कि भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, भारत न्याय यात्रा निकली थी, मोहब्बत की दुकान चल रही थी। क्या आपको लगता है ये तमाम प्रयास करने के बावजूद भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, उनके नेता पर भरोसा नहीं किया जनता ने, और ये यात्राएं उतनी सफल होते हम उम्मीद कर रहे थे, या जनता से उम्मीद थी, वैसे ही उनको समर्थन नहीं दिया? देखिए ब्रजेश जी, को पुराने ज़माने में कोई राजा यदि निकलता था, उसका जुलूस निकलता था, तो प्रजा के लोग जो है सड़क को साफ करते थे, उस पर फूल बिछाते थे, स्वागत की तैयारियां करते थे। तो विपक्ष ने लगभग यही किया है इस चुनाव में। विपक्ष ने अपनी बातों से, अपने मुद्दों से मोदी की राह आसान की है, उनके लिए जो है गुलाब के फूल बिछाते चले गए वो जगह जगह। क्या ज़रूरत थी उनको इन मुद्दों पर बात करने की कि संविधान बदल देंगे? क्या ज़रूरत थी जातिगत जनगणना की बात करने की, जबकि यही मुद्दा जातिगत जनगणना का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 महीने पहले फेल हो गया है। इस मुद्दे को जो हवा देने वाले व्यक्ति एनडीए के पाले में जाकर बैठ गए हैं। आप लोगों को एक नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश का बजट जो है वो ज़्यादातर उनके हाथ में है जो ओबीसी नहीं है, जो एससी नहीं है, एसटी नहीं है। बोले एससी के एक अधिकारी के पास बजट है। आज तक कभी अधिकारियों की तुलना इस तरीके से की गई क्या देश की जनता को, आज की शिक्षित जनता को ये पता नहीं है कि बजट कोई अधिकारी बांटता है या बजट सरकार बांटती है? बजट का एलोकेशन कैसे होता है, क्या उनको पता नहीं है क्या? हर महिला, जो मंजरी जी बैठी हैं वो भी घर का बजट बनाती हैं, जो टीकाराम जी बैठे हैं उनकी पत्नी भी घर का बजट बनाती होंगी। बच्चे को कितना देना है, दूध के लिए कितना रखना है, राशन के लिए कितना रखना है, ये बजट बनाने का तरीका जो है जो घर में होता है वही सरकार के स्तर पे होता है। तो निश्चित तौर पर उनको पता होगा कि बजट कैसे बनता है। आम आदमी तक वो अपनी बात नहीं पहुँचा पाए। तो ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी के आसपास की जो एक मंडली है ये कहें, या उनके जो सलाहकार हैं जिनने इस पूरे को रचा, उनको लगा कि इससे जनता उनकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि उनको लगा कि ओबीसी देश में सबसे ज़्यादा आबादी, ओबीसी को हम अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इस देश की जब आज़ाद हुआ था देश, तो उस समय आज़ादी में 2 पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग, दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी कहलाती थी और मुस्लिम लीग मुस्लिम समाज की पार्टी कहलाती थी। बंटवारा विभाजन इसी आधार पर हुआ देश का कि मुसलमानों को अलग देश दिया जाए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई। जो कांग्रेस बहुसंख्यकों का नेतृत्व करती थी वो धीरे धीरे वो 20% अल्पसंख्यक वोट को अपने पाले में लाने की दिशा में वो बहुसंख्यकों को भूल गई। उस खाली जगह को भरा भारतीय जनता पार्टी ने। उनने उन मुद्दों को उठाया जो बहुसंख्यकों को अपील करते हैं, उनको जोड़ते हैं। और देखिए उन्होंने यही काम किया। आप जातिवादी जनगणना का मुद्दा लेकर आए, वो राम मंदिर के सामने चलते रहे। मोदी के हर भाषण में, अमित शाह के हर भाषण में, जेपी नड्डा के हर भाषण में, शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हर भाषण में, देश के किसी भी बीजेपी नेता के भाषण में राम मंदिर नहीं छूटा। सबने राम मंदिर की बराबर बात की। उस लहर को, ये राम मंदिर उनकी काट थी जातिगत जनगणना की।
वो लगातार इस और बात को लेते रहे। जनगणना का आपके ही बड़े नेताओं ने विरोध किया जब आप बिल्कुल। सरकार में थे, राजीव गांधी से लेकर तमाम लोगों ने विरोध किया था। तो इन बातों को, अब विरासत टैक्स का मुद्दा है, विरासत टैक्स की बात तो शायद मंजरी जी को भी नहीं पता होगा कि विरासत टैक्स राजीव गांधी की सरकार में हटाया गया, उसके पहले इस देश में लागू था। 1986 में 36 लाख रुपए माफ कीजिएगा केवल विरासत टैक्स के तौर सरकार को इकट्ठे हुए थे। तो क्या इसके पहले क्या मंगलसूत्र छिन गया था लोगों का? लेकिन कांग्रेस की ये गलती है या इंडिया गठबंधन की ये गलती है कि उस चीज को वो काट ही नहीं कर पाए। जो बीजेपी ने जो गढ़ा, जो बीजेपी ने जो बातें फैलाई, उसकी काट उनके पास नहीं थी। वो अपने मेरी मुर्गी की एक टांग वाले मुद्दों पर चलते रहे। वो जातिगत जनगणना, संविधान बदल देंगे। अरे संविधान कैसे बदल सकता है भाई? जब पाकिस्तान में इतने साल तक वहां पर तानाशाही शासन हुआ, वहां का संविधान नहीं बदला गया। जब इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी, इस देश में सरकार नाम की चीज नहीं थी राज्यों में, तब संविधान नहीं बदला गया। तो संविधान कैसे बदल सकता है? ये आम आदमी को हजम होने वाली बात नहीं है। जिन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने गई थी, तो निश्चित तौर पर इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत कांग्रेस के लिए खड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन के लिए। वाकई आपने जो कहा ब्रजेश जी सही है, इस बार कोई ऐसी करिश्माई लहर नहीं थी शुरू में चुनाव में जिसके कारण ऐसा लगे कि सीधे सीधे मोदी 400 पार की बैतरणी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनने जो कांग्रेस की जो गलतियां थी या इंडिया गठबंधन की जो गलतियां थी, उस पर वो सवार हुए, अपने मुद्दों को उनने लेकर चले, पूरी की पूरी उन्हें एक हवा बनाने की कोशिश की। और आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का अंडर करेंट था। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि मंगलसूत्र ने झुग्गी वाले से लेकर महल वाले तक के रसोई तक अप्रोच की। मंगलसूत्र ने, यदि मोदी ने मंगलसूत्र का नाम लिया तो लोगों को ये लगा मेरा मंगलसूत्र छिन जाएगा, जबकि ऐसा कोई विरासत टैक्स में ऐसा कुछ नहीं था जो भारत में लागू था या दुनिया में कहीं भी लागू है। इस तरीके की स्थितियां नहीं थी। आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक मुद्दे को उठाया और आपने कहा कि मुसलमानों को देंगे, उसके स्थापित करने के लिए आप जो मनमोहन सिंह का 2016 का बयान ले आए। कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं था, वो अपनी बातों को कह नहीं पाए। वो कि हम वो एक नई चीज करते रहे। अब ये देखिए ना, राहुल गांधी ने कहा कि टकाटक पैसे बांटेंगे, तो मोदी ने अगले दिन कहा कि खटाखट हो जाएगा। फिर वो टकाटक खटाखट चुनाव कहाँ से शुरू हुआ था? मंगलसूत्र तक आया, वहाँ से वो मुजरे तक गिर गया। हीरा मंडी देखकर नेताओं ने हीरा मंडी देख लिया, उसके बाद मुजरे तक गिर गया और उसके बाद वो जो टकाटक खटाखट ये बच्चों तक आ गया। कांग्रेस इस बीच में जो है, वो आपको एक मजे की बात ये बता देता हूँ कि बचपन में जो 5वीं तक के बच्चे होते हैं, उनकी जो कॉमिक्स होती है उसमें अलादीन का चिराग की कहानी होती है कि अलादीन ने चिराग के साथ जिन्न प्रकट हुआ, सारी चीजें पूरी कर दी जो मनवा। कांग्रेस अलादीन का चिराग दिखा रही थी अपने जो है न्याय गारंटी योजना में, जो 5 न्याय 25 गारंटी में अलादीन का चिराग दे। वो ये नहीं बता रही थी कि महिलाओं को कितने पैसे मिलेंगे, किस वर्ग की महिला को मिलेंगे। वो ये नहीं बता रही थी कि 30 लाख नौकरियां कैसे वो एक झटके में दे देंगे, जबकि बिहार में नहीं दे पाए तेजस्वी यादव। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए, 60,000 करीब नौकरियां ही दे पाए। 1 साल तक कवायद चलती रही, जगह खोजो, ये करो वो करो, दुनिया भर हर विभाग की समीक्षा बैठक हो रही हर महीने। 1 लाख का वो आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। अब 30 लाख नौकरी एक झटके में दे देंगे। तो ये निश्चित तौर पर ये जो है उन चीज़ों को उनको बताना था। यदि वो 30 लाख नौकरी की बात करते हैं तो उनको बताना था केंद्र सरकार के किस विभाग में कितनी नौकरियां हैं। दूसरी एक बड़ी बात जो इस चुनाव में जो बड़ी गलत बात कांग्रेस की तरफ से कही गई, निश्चित तौर पर टीकाराम जी भले सहमत ना हो अभी यहाँ पर, लेकिन मन ही मन में सहमत होंगे कि सारे सैनिकों को शहीद घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा अग्निवीर शहीद होने शहादत, क्या हमारे देश के सैनिक शहीद होने के लिए सेना में भर्ती होते हैं? वो देश की रक्षा के लिए सेना में जाते हैं। उन्होंने कहा 2 तरह के शहीद बना दिए, एक अग्निवीर शहीद और एक वो दूसरे शहीद सेना वाले। तो ये जो जिस तरीके का कांग्रेस ने जो भाषण दिया, जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, वो उनके लिए आत्मघाती रहा। ये बिल्कुल ये कालिदास की तरह चुनाव लड़ा गया, लेकिन कालिदास को तो बाद में अकल आ गई थी तो उन्हें तरह तरह के बड़े बड़े उपन्यास महाकाव्य लिख दिए। यहाँ अकल आने में अभी थोड़ा सा समय है। मुझे लगता है सुरेश शर्मा जी जरा अच्छे से बता पाएंगे कि अकल नाम का जो कीड़ा कब आएगा, अकल आ जाए। अभी तो पेड़ काटने पर जुटे हुए हैं। तो कोष्टा जी, एक तो काट नहीं निकाल पाए आप उनके मुद्दों की, वो तमाम तरह के मुद्दे लाए, चाहे विरासत टैक्स का हो या अन्य मुद्दे हो। दूसरे आपके जो नेता हैं उनकी सलाहकार मंडली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे ऐसे शब्द विन्यास गढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जिनका कोई औचित्य नहीं था। जो 5 न्याय 25 गारंटी थी आप, उन पर जनता ने भरोसा नहीं किया क्योंकि आपने उनको विस्तृत रूप से बताया नहीं कि किस तरह से आप उनको नौकरियां देंगे, किस तरह से महिलाओं को राशि देंगे ताकि लोग भरोसा कर सके। इसलिए आप मात खा गए। 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने कितना भरोसा किया, कितना नहीं किया। और जो हमने बोला है कि कांग्रेस ने बोला है कि हम सबसे पहले शासकीय पद जो 10 सालों से मोदी जी खाली पड़े हैंगे
उनके कितने पद हैं कोस्टा जी? खाली आपको तो बाकी पता सब होगा, भरे आपके नेताओं जाएंगे। ने बताया होगा कितने पद खाली हैं देश में। मध्य प्रदेश के बता दीजिए कितने पद खाली हैं। 3 लाख पद बताए गए थे। कितने? 3 लाख। 3 लाख? हाँ जी, खाली पद पड़े हैं। SC ST के पद भर ही नहीं रहे आप, खाली पड़े SC हैं। ST के आपको पता नहीं होगा, आप शायद राजनीति में नहीं आएंगे। सुरेश शर्मा जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी उन्होंने अर्जुन सिंह का नाम लिया था। अर्जुन सिंह के जमाने से ST SC पद का बैकलॉग चला आ रहा है इस मध्य प्रदेश में, आज तक उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वो कह रहे हैं बैकलॉग आ रहा है, मतलब है नहीं है लोग। उनने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, क्यों नहीं दिया भैया? 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार। अरे कोस्टा जी, वो 2 करोड़ का 2014 में बोला था, 2019 में जनता ने उसको मान लिया उनकी बात को। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कानून बना दिया कि जो जिस पद पे खाली होगा वो पद समाप्त। थोड़ा सा दिग्विजय सिंह सरकार का राज देख लेते। आप मध्य प्रदेश में बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग। क्या होगा? अन्याय हो गया। लेकिन कोस्टा जी, चलिए आप जनता को बता पाए नहीं बताए। आप ये बताइए कि आपके घोषणा पत्र में कितनी नौकरियां देने का वादा किया है? आप 2 करोड़ का सवाल कर रहे हैं ना। 3 लाख कह तो रहे कोस्टा जी, घोषणा पत्र में कितनी नौकरियां दी हैं आपने? सबको समान अधिकार देने की बात की, उस हिसाब से जनगणना की बात की कि जब हमारे पास जनगणना होगी कि इतने वर्ग के लोगों का इतना योगदान है देश में, उसके हिसाब से उस बजट आवंटित होगा और उनके कार्य होंगे। इसमें कौन सी खराब बात है? आपको पता जातिगत जनगणना पर वो किसने लगवाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजों के जमाने से होती थी वो। जनगणना के लिए अभी बिहार में जिस तरह से काम हुआ है और कर्नाटक में भी चालू है। जो काम कर रहे थे वो चलेगा एनडीए में। जो कोस्टा जी, कांग्रेस हमारी बिल्कुल एक प्लान है कि जातिगत जनगणना करके हम सभी वर्गों को समान अधिकार देकर समानता के साथ लाएंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे कांग्रेस। इसी का विरोध करते थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जो जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं। शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। जी शर्मा जी। भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही शर्मा जी आपकी। कोस्टा जी, इंदिरा जी का नारा था उस समय चुनाव में, जात पर बना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जातिगत जनगणना की बात करते वक्त अभी जो ओबीसी के मुसलमानों को ओबीसी मान करके जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो जातिगत जनगणना में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमारे दिमाग में ये है कि जातियों के गणना के आधार पर केंद्र सरकार का जो टैक्स इकट्ठा होता है वो टैक्स की राशि बांट दी जाएगी उनके हिसाब से, तो क्या टैक्स भी इसी हिसाब से वसूला जाएगा कि जिस जाति के लोग ज्यादा उनसे टैक्स इतना, जिस जाति के लोग इतने उनसे टैक्स इतना, तो क्या ऐसा भी वसूला जाएगा क्या? शर्मा जी, नल भी ऐसे ही लगेंगे। शर्मा जी, नल भी ऐसे ही लगेंगे। बिजली भी केवल ओबीसी के घर पे आएगी, एससी के घर पे आएगी, सवर्ण के घर पे नहीं आएगी, क्योंकि वो ओबीसी ज्यादा है तो ज्यादा देर बिजली उनको मिलेगी। एक चीज और, आपके यहाँ ज्यादा कटौती होगी, फिर वो आपका शिखरवाणी दिखेगा नहीं, कटौती हो जाएगी तो लाइट चली जाएगी। वो तो ठीक है, ये तो समझ गया मैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या हम इस तरीके से अनुपात निकाल करके और पैसा भेजेंगे या काम कराएंगे? क्या ऐसा होगा कि एक ओबीसी के क्षेत्र में एक गैर ओबीसी रह रहा है तो उसके घर के आगे सड़क नहीं बनेगी क्योंकि वो ओबीसी में नहीं है, ये तो ओबीसी वाली सड़क है? तो क्या ऐसा होने वाला है देश में क्या? यदि राहुल गांधी जी को, मैं ये कह रहा हूं, जिस देश को IIM और IIT देने वाले कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में भी ओबीसी और ये देखने लग गई है, पैसे में भी ओबीसी और दलित और वो देखने लग गई है। प्रभु जी, आप गौर करिए पॉलिटिक्स को, हम सब लोग अच्छे से रोज लगभग इन चीजों पर मंथन करते हैं। एक दौर था जिस दौर में मतदान के लिए पटाया जाता था मतदाता को, जब हम कहते हैं ना आकर्षित करा जाता था, तो गाड़ी भेजी जाती थी सब घर पे लेने के लिए। हाँ, पहले दलित होता था। संविधान में सभी को बराबर स्तर लाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जब आंकड़े आएंगे तो उसी के हिसाब से सरकारें बजट आवंटित करती हैं। संविधान में काम होता है क्षेत्रों में। कोस्टा जी, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है ना। कोस्टा जी आप अकेले पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपका साथ दे रहा हूं। योगदान है
और खास नहीं, मैं ये कह रहा हूँ संविधान जो है, संविधान में चाहिए उसका स्तर आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूँ मैं आपको। और इसी के आधार पर आपने देखा होगा आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण दिया गया, साथ में सवर्ण बल के गरीब लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसने की? भेदभाव नहीं किया गया। किसने की? आप मोदी की तारीफ कर रहे हो? होते हैं, अरे पार्टी आप पे कार्रवाई कर देगी, कारण बताओ नोटिस दे देगी। मोदी की तारीफ कर रहे हो आप? मोदी ने दिया 10% सवर्णों को आरक्षण। भाई देखिए, वो सब हमारी जहां राज्य सरकारें थी हमने बिल्कुल दिया है। कहाँ दिया राज्य सरकार? अरे धन्यवाद दे दीजिए इसी बात पे मोदी जी को भी दिया है। और ओबीसी पर रोक लगाने की अगर सबसे न्यायालय में कौन गए? तो मंत्री जी आपको मिठाई का डब्बा भेज देंगे इसी बात पे कि आपने बीजेपी की तारीफ की। ओबीसी का प्रधानमंत्री था, 18 सालों तक ओबीसी का मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में। अगर 27% आरक्षण रोकने के लिए सबसे पहले अगर रोक लगाई है और पहल की है तो शिवराज सिंह ने की न्यायालय में। अरे टीकाराम जी, ओबीसी आरक्षण पे जो 2 कांग्रेस नेता गए थे, जया ठाकुर और सैयद जाफर, हालांकि सैयद जाफर अब बीजेपी में आ गए हैं, वो दोनों कांग्रेस के नेता थे जो कोर्ट में गए थे उसके खिलाफ। भाई कोर्ट में हमें मालूम है कौन कौन गए हैं। मैं तो नाम बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी के भाई वो कमलनाथ के खास आदमी थे, पार्टी के लोग। भाई वो सैयद जाफर कमलनाथ के खासम खास हुआ करते थे उस दौर में। संबंध रखते हैं। और यदि कमलनाथ जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, अपने चलो कोर्ट में भेज दिया। 20 सालों में लागू कर देते ना 27%। किसने रोका था? आपके पास तो स्पष्ट बहुमत था, मोदी जी के पास 303 सांसद थे। क्यों नहीं पहल की गई अभी तक ओबीसी को? राजीव गांधी के पास 414 थे, तब क्यों नहीं हो गया? कमलनाथ ने क्यों मानी? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात लागू कर देते, केजरीवाल बन जाते, तिहाड़ में मिलने जाते आप कोस्टा जी उनसे बढ़िया। अभी भाई न्यायालय में रोक की आपत्ति किसने लगाई है? वो तो आप। अरे तो न्यायालय की बात मानना जरूरी है क्या? जब राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में न्यायालय की बात भी मानी तो कमलनाथ जी ने क्यों मान ली? और उनके वकील गए। न्यायालय की बात मानना कंपलसरी है क्या? जब राजीव गांधी ने नहीं मानी थी तो कमलनाथ जी ने क्यों मान ली न्यायालय की बात? लागू कर देते। मामला विचाराधीन है। अरे तो रहने दो विचाराधीन, कोर्ट क्या करेगा? सिर्फ कमलनाथ जी को धर लेगा, बाकी आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ने वाला था। आप तो आके हमारे साथ डिबेट में कहते हैं कि दे दी भाई हमारा नेता, देखो केजरीवाल की तरह जो देश के लिए जेल में, ओबीसी के लिए जेल में चला गया। हमने तो कितनी तारीफ होती, कांग्रेस का कितना वोट बैंक बढ़ता, आप लोगों ने इतना स्वर्णिम मौका छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने लगाई है। अरे फिर आपको गलत जानकारी है मामले में, बीजेपी के मामले कोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में है। दर्शक भी हंसेंगे कोस्टा जी, कम से कम ऐसा तो बयान दीजिए, ऐसी तो बात कहिए कि जिस पर भरोसा हो लोगों को। सैयद जाफर आपके लोगों ने वहां पे याचिका दायर की और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने की है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपको। मनोज जी, इस चुनाव में एक और चीज देखने को मिली कि बांटने की भी राजनीति हुई, चाहे जातिगत जनगणना के तौर पर देख लें हम या हिंदू मुसलमान के तौर पर भी देख लें। क्या लगता है आपको, इस बार जनता ने इसको भी खारिज कर दिया? देखिए ब्रजेश जी, जो कुछ हमने देखा उस पर हमने कई बार चर्चा की और मुझे लगता है जो प्रभु जी शर्मा जी ने इस पर विस्तार से बता दिया इस चुनाव को लेके। लेकिन चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के बाद जो बयान आ रहा है आप उसको देखिए। संजय राउत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मोदी की एजेंसी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मोदी मीडिया का सर्वे है। सोनिया गांधी ने जरूर संतुलित भरा कहा है कि आप नतीजों का इंतजार कीजिए। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फ़ोन किए हैं, डीएम को, और नतीजे बदलवाए हैं। और एग्जिट पोल पर आप बताइए कि एग्जिट पोल अगर ओपिनियन पोल होता है तो वो किसी चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सकता था कि एक वोटर का माइंडसेट बना देता। लेकिन एग्जिट पोल तो वो है जब वोट डल चुके हैं, उसके बाद उस वोटर की राय जानी गई कि उसने किसको वोट किया, किन मुद्दों पर किया। तो आप ये कह सकते थे कि हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो मोदी का है, ये चुनाव को भ्रमित करने की साजिश है। तो मुझे बताइए, आप एग्जिट पोल से कोई चुनाव या किसी वोटर को आप कैसे भ्रमित कर सकते हो? दूसरी बात, और लगातार बिल्कुल तो क्या हो जाओगे, मतलब और नहीं, और जिस प्रकार से आप एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं, आज ही चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए कि 64 करोड़ लोगों ने इस देश में वोट डाला। और मुझे लगता है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो इस चुनाव में आप देखिए अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं तो जो एम फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है। मोदी के अलावा वो है महिला वोटर। 31 करोड़ महिला वोटर ने वोट किया है। और महिला वोटर वो होती है ब्रजेश जी, हमने पिछले 3-4 चुनाव का विश्लेषण करें, वो जाति के आधार पर वोट नहीं करती है, वो लीडर, बिल्कुल वो लीडर और मुद्दे के आधार पर वोट करती है। तो मुझे लगता है कि जो फ्री राशन है, शौचालय अपनी जगह, मकान अपनी जगह, जो मुझे लगता है हर महीने का जो फ्री राशन मिल रहा है वो एक बड़ा गेम चेंजर इस चुनाव में आपको नज़र आएगा। अगर जैसे हमने जो नतीजे देखें एग्जिट पोल में, और अगर एनडीए
उसके सहयोगी 350, 450 या जहाँ तक भी वो जाते हैं 350 से ऊपर ही जाएंगे। तो ये तय मान के चलिए आप कि उसमें एम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि आप सारी एजेंसी को, क्योंकि चुनाव के पहले आपने कहा संविधान खतरे में है, इसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया और अब आपके निशाने पर आ गया है चुनाव आयोग। उस चुनाव आयोग ने पूरा डाटा दिया और ये पहली बार है आज़ादी के बाद पहली बार कि चुनाव आयोग ने वोटिंग के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटिंग के बाद और काउंटिंग के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप बताइए 10,50,000 बूथ थे और केवल 150 बूथों पर रीपोलिंग हुई है बस। तो आप अंदाज लगाइए कि फेयर इलेक्शन अगर हम इसको कह सकते हैं कि जो हिंसा नहीं हुई है या कहीं गड़बड़ी, क्योंकि अगर गड़बड़ी होती तो ऐसा नहीं कि अकेले बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ रहा है, वहाँ आम आदमी पार्टी के भी थे, कहीं कांग्रेस के भी रहे होंगे, कहीं सीपीआई हैं, कहीं सीपीएम है, टीएमसी है, बीजू जनता दल है, एनसी है, तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इसमें भाग ले रही हैं। 771 दलों ने चुनाव में भाग लिया, निर्दलों की संख्या अलग है। लेकिन अगर ये संख्या इतनी कम है, गड़बड़ी की शिकायतें, तो मुझे लगता है कि ऐसी एजेंसियों पे सवाल खड़े नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो एक सवाल उठा था शुरुआत में कि पहले चरण के आंकड़े 11 दिन बाद क्यों आए थे, तो ये जरूर है कि चुनाव आयोग को उस समय सफाई दे देना थी तो शायद ये मुद्दा वहीं थम जाता और ये विवाद इतना नहीं बढ़ता। लेकिन आज की तारीख में जब चुनाव निपट गए हैं, उसके बाद अगर ये तीखी बयानबाजी चल रही है, चुनाव आयोग को अब निशाने पे लिया जा रहा, हो सकता है कल इतने समय तक ईवीएम का राग शुरू हो जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है, रनर अप और सेकंड रनर अप, अगर वो चाहता है, उसको नतीजों पर भ्रम है, तो वो 5% ईवीएम की फिर से रिकाउंटिंग करा सकता है। उसके लिए उसको 40,000 रुपये फीस जमा करना होगी और 7 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकता है। तो इससे ज़्यादा फेयर इलेक्शन और आप कैसे मानेंगे? तो कोस्टा जी, अब ईवीएम पर सवाल तो नहीं उठाएंगे? इतना फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग ने बोल भी दिया, अब तो जो 40,000 रुपये जमा करो और करा लो। देखिए डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। हम तो उस युग में थे कि जब मतदान होता था दूसरे दिन मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था। आज डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी 11 दिन के बाद आंकड़े पता कर रहे हैं। कैसा डिजिटल इंडिया है भैया? क्या कर रही सरकार, क्या कर रहा चुनाव आयोग? तब कितने मतदाता थे ये भी तो देखिए आंकड़ा, कितने मतदाता थे। लेकिन सवाल उठाना शुरू कर दिया ना आपने। कागज पेन से लिखा जाता था, ठीक, आज बटन। अरे जनसंख्या देख लीजिए, मतदान प्रतिशत देख लीजिए, ये भी तो देखिए ना कितने वोटर हैं आज की तारीख में। शर्मा जी, लेकिन एक बात जो मनोज जी ने कही कि एम फैक्टर प्रभावी रहा, तो एम फैक्टर प्रभावी तो रहा महिला, और लेकिन जो रेवड़ी कल्चर की जो बात करते थे प्रधानमंत्री, क्या आपको लगता है इस चुनाव के बाद इसमें भी इजाफा होगा या राजनीतिक दल सबक लेंगे और इस तरह के बातें नहीं करेंगे? नहीं, राजनीतिक दल तो मानने वाले हैं नहीं। वो तो इस प्रकार के रेवड़ी कल्चर को जिंदा रखेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि देना किसका है, सरकार के खजाने से देना, किसी के घर से तो देना नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए, रेवड़ी कल्चर को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम 1 लाख रुपए देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो जनता ने तो उसको इनके हिसाब से हम कह रहे हैं कि जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं, लॉजिकल को स्वीकार किया, लॉजिकल रेवड़ी स्वीकार की जनता ने, इलॉजिकल को नहीं किया। हाँ, बस जो लॉजिकल बातें हैं जो समझ में आती हैं लोगों को, उसको स्वीकार किया है। इस चुनाव में एक बड़ा बिंदु और निकल के आया है जो चुनाव के परिणाम के बाद हमारे सामने चर्चा में आएगा। मैं बार बार एक बात आपके चैनल पर कही है मैंने कि बंगाल और कर्नाटक, ये 2 जगह के चुनाव के बाद मुस्लिम समुदाय ने बंगाल में साइलेंटली वोट दिया और कांग्रेस को और वामपंथियों को दोनों को हरा दिया। यूपी में क्षेत्र वाइज वोट देता रहा है मुस्लिम समुदाय, ये सोच करके कि जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे उसको हम वोट देंगे। लेकिन कर्नाटक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है और हमने कांग्रेस की सरकार बना दी। इसी का कारण है कि मोदी जी ने कहा कि वोट जिहाद हो रहा है। इस देश में ये बहुत स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भाजपा को वोट देना नहीं चाहता। वो आज भी यही कह रहा था लोकसभा चुनाव के अंदर भी, और ये मोदी जी के और बीजेपी की रणनीति में शामिल हुआ कि प्रखरता से बोला जाए। तो ये जो प्रखरता से बोलने वाला पक्ष आया है, ये 4 तारीख के बाद किस दिशा में जाएगा? क्या मुस्लिम समुदाय को अनवांटेड सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें कटौती होगी? क्या वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो निरस्त किया जाएगा? क्योंकि आप मनोज जी और प्रभु जी, आप भी देखिए इस बात को कि वक्फ बोर्ड जो है वो इतनी संपत्ति का मालिक है जितनी संपत्ति में बांग्लादेश बना हुआ है, और कोई उसका अर्थ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान से जब हिंदू आया तो वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, लेकिन भारत के अंदर वक्फ बोर्ड बना करके सारी संपत्तियों का, और फिर
2013 में जाकर के मनमोहन जी ने तो उसको और सुविधा दे दी। तो क्या इस बारे में विचार किया जाएगा? क्या समान कानून बनाने वाली जो बात चल रही है वो बना करके, और जो इनके मौलिक अधिकार हैं, या मौलिक नहीं कह सकते उनको, जो इनके विशेष अधिकार हैं उनको समाप्त करने की तरफ सरकार बढ़ेगी? क्योंकि जितना प्रखरता से मुस्लिम समुदाय के को लेकर के टारगेट किया गया है कि आरक्षण दिया जा रहा है, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे। पहले राजनीतिक नेताओं के द्वारा भाषण में मुस्लिम समुदाय का इस तरीके से उपयोग नहीं किया जाता था। तो मुझे एक चीज ये लगती है, बाकी चीजें सामान्यतः हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है उस सारी चीजों से कि नेताओं के माध्यम से जो कही जाने वाली बातें हैं, अब एक आकलन और निकलेगा थोड़े दिन बाद। जैसे मैं कल एक आकलन पढ़ रहा था कि जो एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं, उन सर्वे में कौन सा चैनल ऐसा है जिसके सर्वे का प्रतिशत कितना रहा है। तो आप एक चैनल ऐसा जिसका 72% रहा है, और एक चैनल ऐसा है जिसका 99.6% जो है वो एक्चुअल निकला है, जो उसने घोषणा की है वैसा का वैसा ही गया है। 90, 92 और 84 की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो स्पष्ट इससे ये जानकारी मिलती है कि जो सर्वे है वो परिणाम के करीब पहुंचते हैं। बिल्कुल, कल भी हम देख लेंगे सारी चीजों। लेकिन मैं माफी चाहता हूं शर्मा जी, आपको बीच में टोकना पड़ रहा है क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जनता ने किन मुद्दों पर मोहर लगाई है और किस तरह के नैरेटिव सेट करने की राजनीतिक दलों ने कोशिश की, भ्रम भी, रेवड़ी कल्चर भी, तमाम तरह के। तो अब राजनीतिक दलों को परिणाम आने के बाद विचार करना होगा कि वो जनता की नब्ज समझने में कहाँ चूक कर गए। सत्ता के महासंग्राम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।